प्रणाम आचार्य जी। मैं अपनी बहन के संबंध में आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वह पिछले 4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रही है और पिछले 4 साल से ही मानसिक अवसाद का से परेशान भी है। वो कई बार कह चुकी है कि जब से ही मैं तैयारी कर रही हूँ, तब से ही मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा, मैं परेशान रह रही हूँ। और उससे पहले वो सुखी थी, शांत थी, वो सारी शांति अब दूर हो चुकी है। यूपीएससी की तैयारी इसलिए कर रही है क्योंकि जिस गुरु को वो मानती है, जिस गुरु से वो संबंधित है, उन्होंने ही उन्हें ये वचन किया था कि आप उपलब्धियां हासिल करिए। तो उसी के ही कारण वो तैयारी कर रही है। अब मैंने उसको दिल्ली भी बुलाया अपने पास। तो पहले दिन से ही मेरे को पता लग गया कि वो उसका मन तो लग ही नहीं रहा बिल्कुल पढ़ाई में, बार बार उसका मन भटक रहा था कई दिशा में। तो मैंने उसको उपनिषदों की जो श्लोक के बारे में था वो भी उसको बताया, पर उसने कहा कि इससे कुछ नहीं होने वाला। तो तो उसमें आचार्य जी, मैं यही समझना चाहता हूँ कि वो मतलब क्यों यूपीएससी की तैयारी कर रही है, वो छोड़ क्यों नहीं पा रही। जितना मैं समझ पाया हूँ कि वो बार बार उसके मन में यही आ रहा है कि अगर वो तैयारी बीच में छोड़ देगी तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही दोषी पा रही है कि मैं गुरु की जो आज्ञा पालन मैं नहीं उसको कर पाऊंगी ठीक से। तो इसमें आचार्य उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा। थोड़ा सा मतलब दिन में जैसे 1-2 घंटा वो पढ़ लेती है, फिर घर के काम तो ऐसे ही जा रहा है। 4-5 अटैम्प्ट दे चुकी है और वो कह रही है 10 अटैम्प्ट ही मेरे पास और होंगे, मैं दूंगी। क्योंकि उसके माइंड में गुरुजी यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। गुरुजी किसी कोचिंग में कोई स्टेक है क्या? इसमें इतना क्या ताज्जुब की बात है कि क्यों कर रही है? क्योंकि हम अपने तो होते नहीं, हम तो माहौल के होते हैं। आप माहौल बना दोगे, सरकारी नौकरी, पावर, सिक्योरिटी, ग्लैमर, चारों तरफ से वही चीज़ बरसने लगेगी, तो हर लड़के लड़की को लगता है कि मुझे भी वही मिल जाए, इसमें कुछ इतने अचंभे की क्या बात है। उसको इतना ग्लैमराइज कर दोगे हर तरफ से, उस पर फिल्में बन रही हैं, तो क्या होगा? कुछ हमारी शिक्षा व्यवस्था का दोष है। जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं होते। यहाँ तक कि जो इंजीनियर्स ही, बहन ने क्या करा है ग्रेजुएशन में? बीटेक। बीटेक। तो ठीक है, तो नासकॉम की रिपोर्ट है, वो पहले भी आई थी, बाद में भी आती रहती हैं। तो नासकॉम की रिपोर्ट बोलती है कि 10-20% इंजीनियर्स भी एम्प्लॉयबल नहीं होते। 10-20% भी। तो उनको नौकरियां मिलती नहीं हैं, और अगर मिलती हैं तो बहुत कम पैसे की मिलती हैं, उतने ही पैसे की मिलती हैं जितनी उनकी योग्यता है। योग्यता है नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी उनकी है नहीं, क्योंकि जो पूरा करिकुलम रहा है वो इस लायक रहा ही नहीं है कि वो पढ़ करके 4 साल बीटेक करके किसी इंडस्ट्री में कोई सार्थक, यूजफुल, प्रोडक्टिव काम कर सके। तो कोई किस बात के पैसे देगा? कोई किस बात के पैसे देगा? इसको लोग बोल देते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन होता है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर आपको उतना ही दे रहा है जितना आपकी योग्यता है। एक्सप्लॉइटेशन अगर किया है तो एकेडमिक्स ने करा है, आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने करा है, उन्होंने करा है एक्सप्लॉइटेशन। उन्होंने 4 साल में आपको इस लायक नहीं बनाया कि इंडस्ट्री आपको पैसे दे। और इंडस्ट्री तो देखिए प्रॉफिट ओरिएंटेड है। आप अगर वहाँ पर 100 का काम करोगे, उनको 100 का मुनाफा दोगे, तो वो 100 में से 10-20 आपको दे देंगे। वहाँ तो सीधी सी बात ही है, वहाँ पर कोई भंडारा तो लगा नहीं हुआ है। समझ में आ रही बात? ये अभी देखा है ना, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हुए हैं पिछले 5-10 सालों में, वो बंद ही होते जा रहे हैं लगातार।
एडमिशन उनको मिलते नहीं हैं, तमाम तरीके के फ्रॉड कर करके वो किसी तरह अपनी सीटें भरते हैं। और ये सब पब्लिक में है, अखबारों में आए दिन छपता रहता है, पढ़ लीजिएगा। तो फिर वो जो कैंडिडेट निकलता है वो कहता है कि मैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करूं, मुझे 8-10 हज़ार मिलेगा या 10-15 हज़ार मिल जाएगा, तो आता जाता मुझे कुछ है नहीं। बेइज्जती और होती है। उससे भला ये है कि मैं 5-10 साल बेरोजगार बैठा रहूंगा और ये तो रहेगा कि लड़की आईएएस की तैयारी कर रही है। आईएएस का नाम बहुत बड़ा है। दुनिया के किसी देश में ब्यूरोक्रेसी को इतना सम्मान नहीं जितना भारत में है। ये कॉलोनियल हैंगओवर है और ये प्राइवेट सेक्टर की विफलता का सूचक है। प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरियां होती तो इतने करोड़ों लोग सरकारी नौकरियों की ओर नहीं भाग रहे होते। और मज़ेदार बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर को पनपने भी इसीलिए नहीं दिया जाता ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर पनप गया तो ब्यूरोक्रेसी की इज्जत कम हो जाएगी। मेरा बैच था, 99 की बात कर रहा हूँ, आईआईटी दिल्ली का बैच। तो 90 के पूरे दशक में यूपीएससी की टॉप 50 रैंक्स में कुछ नहीं तो 10 से 20-25 आईआईटीएन रहते होंगे। इससे ज़्यादा होते हो, 10 से कम तो कभी ना हो। टॉप 10 में ही 3-4-5 आईआईटीएन होते थे। कुछ एक साल तो ऐसे गए हैं कि टॉप 5 रैंक में से 3 या 4 आईआईटी वाले। ये सब 90 के दशक में चलता रहता था। लेकिन 90 का दशक खत्म होते होते 99 का मेरा दशक आया जब, तो पहली बात तो हमारे कैंपस से बहुत कम लोगों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा और कुल 2 लोगों का उसमें सिलेक्शन हुआ था, जिसमें एक मैं था। ये बहुत एक विचित्र बात थी, क्योंकि कैंपस से पूरी एक गाड़ी सेलेक्ट होकर के जाती थी लवासना, जो आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी है। मेरे साल में सिर्फ 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ फाइनल। क्यों? क्योंकि लिबरलाइजेशन के बाद से, इकोनॉमी के 91 में खुलने के बाद से हम देख रहे थे, हम सोच रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी को जो ये ओवरसाइज्ड इज्जत और इम्पोर्टेंस मिला हुआ है, ये हटेगा। और ऐसे लक्षण भी आ रहे थे कि अब प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा और ज़बरदस्ती ही भारत में ब्यूरोक्रेसी इतना सर चढ़ के बैठी है, इतना इनका महत्व नहीं रह जाएगा। मेरी भी यही उम्मीद थी कि ये ब्यूरोक्रेसी वाला मामला कुछ पर ऐसा हुआ नहीं। शताब्दी बदल गई, हम वर्तमान शताब्दी में आ गए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का महत्व कम होने की जगह मैं देख रहा हूं और बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी का नहीं बढ़ रहा है, यूपीएससी सिलेक्शन का बढ़ रहा है। वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्लैमराइज हो गया है और इसके पीछे बहुत बड़ा जो एक रोल है वो कोचिंग इंडस्ट्री का भी है। ये अरबों की इंडस्ट्री है और यूपीएससी की उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आईआईटी की है, पर यूपीएससी की भी खासी बड़ी है। ये सब आंकड़े भी पब्लिक डोमेन में आप देख लीजिएगा। अब अगर उस इंडस्ट्री को फलना फूलना है तो उन्हें अपने ग्राहक तैयार करने पड़ेंगे ना। बिना ग्राहक के कौन सा उद्योग चलता है? और ग्राहक तैयार हो, इसके लिए आईएएस को ग्लैमराइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पर कोचिंग इंडस्ट्री ग्लैमराइज करे तरीके से वो तो समझ में आता है, गुरुजी ने ग्लैमराइज किया ये नहीं समझ में आया।